क्या सबको स्लाइड ठीक से दिखाई दे रही है? यस मैम। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में हम आप पढ़ेंगे। रिप्रोडक्टिव सिस्टम से क्या समझते हैं? रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जो कि लिविंग और नॉन लिविंग के उसमें आप समझ सकते हो कि वो अंतर बनाता है कि ठीक है ना, क्योंकि ये जो प्रॉपर्टी है ये सिर्फ लिविंग बीइंग्स ही कर सकते हैं, मतलब जो जीवित होते हैं, जो हमारे जिनमें जीवन नहीं होता उनमें रिप्रोडक्शन तो हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। तो ये जो क्रिया होती है ये हमारे मेल और फीमेल के जो हमारे सेल्स होते हैं, हमारे स्पेशल जो गैमीट सेल्स होते हैं, उनके द्वारा ही, उनके कॉम्बिनेशन से ही एक नए जीव का जो होता है जन्म होता है। तो ये जो हमारा लाइफ साइकिल है जो चलती रहती है, जो हम एक जो है जीव से दूसरे जीव को बनाने की प्रक्रिया जो होती है, ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम इसमें हेल्प करते हैं। इसमें हमारे मेल जो गैमीट्स होते हैं जो कि स्पर्म्स या स्पर्मेटोजोआ कहते हैं, और फीमेल गैमीट्स हमारे ओवा होते हैं। तो पुरुष और स्त्री के दोनों के संगम से उनका स्पर्म्स और ओवम के उससे हमारा एक नया जो है सेल बनता है जिसको हम जाइगोट बोलते हैं। और यहीं पर ही जो भी उनकी जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो भी हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी पास होती है इसी कॉम्बिनेशन के द्वारा। तो जब स्पर्मेटोजोआ और ओवा मिलते हैं तो उस क्रिया को हम क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन की क्रिया स्त्री के शरीर के अंदर होती है, क्योंकि स्त्री को ही ऐसा बनाया गया है कि जो वो नए जीव का जो है उसी के शरीर के अंदर ही फिर जो है निर्माण होता है, ठीक है ना। तो जब वो दोनों सेल्स जब हमारे स्पर्मेटोजोआ ओवा मिल जाते हैं तो वो फीमेल के ही जो स्त्री के ही शरीर में जो है जो बच्चेदानी ही उसको बोला जाता है, यूट्रस में चिपक जाते हैं और फिर आगे चल के वो एक पूरा जो है जीव बनते हैं। तो हम विस्तार रूप से बात करते हैं जो हमारे अलग अलग अंग इसके अंदर जो पुरुष के और स्त्री के जो होते हैं जो हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम को बनाते हैं। तो सबसे पहले फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की हम बात करेंगे। तो इसमें हम एक्सटर्नल और इंटरनल इसको हम कह सकते हैं, प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन्स होते हैं, एक्सेसरी सेक्सुअल ऑर्गन्स होते हैं, जेनिटिलिया भी हम इनको कह देते हैं। तो जो हमारे प्राइमरी जो सेक्सुअल ऑर्गन्स होते हैं या हम इनको इंटरनल ऑर्गन्स भी हम कह देंगे, तो वो हमारे होते हैं हमारे बेसिकली ओवरीज, ठीक है ना। इसमें हम ओवरीज के साथ साथ जो हमारे यूट्रस हम इसको अच्छा एसेसरीज में ही है। प्राइमरी मतलब जो अंडे को जन्म देता है हम उसको मान के चलेंगे तो वो होती है हमारी ओवरीज, ठीक है ना। तो उन ओवरीज में हमारे बहुत सारे अंडे जो होते हैं, जहां से वो अंडे एक एक करके बाहर निकलते हैं, वो एक प्रोसेस होता है, अभी आगे बताती हूँ। वो कुछ हार्मोन्स की मदद से ही जो है उनमें से एक एक अंडा रिलीज होता है जो कि आगे नए जीव को बनाने में मदद करता है। और ये सारा प्रोसेस में बाकी जो हमारे एसेसरी जो ऑर्गन्स जो हेल्प करते हैं वो दो तरह से होते हैं, एक्सटर्नल जेनिटिलिया और इंटरनल जेनिटिलिया। एक्सटर्नल जेनिटिलिया जो कि बाहर से हम देख सकते हैं अपनी आईज से, और कुछ होते हैं जो हमारे शरीर के अंदर होते हैं, हम ऐसे आंखों से उनको नहीं देख सकते। तो जो एक्सटर्नल जेनिटिलिया में हमारे जो पार्ट्स होते हैं वो लेबियम मेजर है, लेबियम माइनर है, हमारा क्लाइटोरिस है, ठीक है ना। उसके बाद इंटरनल जेनिटिलिया में जो पार्ट आते हैं वो हमारे आते हैं वेजाइना आता है, फिर हमारा वहां से फिर हम सर्विक्स की बात करते हैं, यूट्रस की बात करते हैं और फेलोपियन ट्यूब्स की बात करते हैं। तो ये इस तरह से जो है स्त्री के शरीर के अंदर जो होते हैं अलग अलग अंग होते हैं। तो जो हमारे अंडे जो होते हैं बेसिकली ये, आप एक मिनट पॉइंटर, ओके ये जो है ये हमारी है ओवरीज, दो होती हैं, राइट में और लेफ्ट में पेयर में होती हैं। ये हमारी प्राइमरी ऑर्गन है, सेक्सुअल ऑर्गन है, क्योंकि अंडे यहीं पर ही हमारे, इसमें खूब सारे अंडे जो होते हैं, ठीक है ना। एसेसरी ऑर्गन्स जो है हमारे उसमें इंटरनल वाले जो कि शरीर के अंदर रहते हैं, जो दिखते नहीं है, वो है पहले हमारी ये ट्यूब्स, इनको यूटेराइन ट्यूब्स, फैलोपियन ट्यूब्स भी हम कह देते हैं। फिर ये मुख्य रूप से हमारी बच्चेदानी है, जहाँ पे जब उसका जब संगम हो जाता है, अगर कोई जो जाइगोट जो बनता है, एक सेल जो बनता है, वो यहीं पर ही आके फिर उसकी पूरी डेवलपमेंट होती है। तो यूट्रस का ही हमारा जो एक पार्ट होता है वो भी यहाँ पे ये सर्विक्स होता है, जिसको हम बच्चेदानी का मुंह भी कहते हैं। इसके बाद जो एक कैनाल और होती है जो यहाँ से कि ये पैसेज होता है जो कि इंटरनल और एक्सटर्नल को भी बेसिकली यूनाइट करता है, दैट इज अ वेजाइना। तो ये हमारे इंटरनल पार्ट होते हैं, और बाहर में जो हमें आई से दिखता है वो हमारे लेबियम मेजर, लेबियम माइनर और क्लाइटोरिस होता है,
ठीक है ना। तो इस अंडे की जो डेवलपमेंट होती है वो हमारे हार्मोन्स के द्वारा होती है कि हमारी जो ये देखो, ये जो एक ओवरी में बहुत सारे जो होते हैं एग्स जो छुपे हुए होते हैं, तो वो हमारे इसको डेवलपमेंट में मदद करते हैं, हमारे दो हार्मोन ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। तो ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन जो है हमारे रिलीज होते हैं, एक तो हमारे एड्रिनल ग्लैंड से भी रिलीज होता है, हमारे यहाँ पर जो है हमारे बेसिकली पिट्यूटरी ग्लैंड से भी, हमने जब पहले पढ़ा था इनके बारे में, तो वो हेल्प करते हैं कि ये प्रॉपरली हमारे रिलीज हो। तो जब ईस्ट्रोजन का क्या काम होता है, ईस्ट्रोजन का काम है हमारा कि जो हमारे सेक्सुअल डेवलपमेंट में जो है मदद करता है, एग्स की डेवलपमेंट में मदद करता है। तो जो फीमेल की सेक्सुअल डेवलपमेंट में जब प्यूबर्टी के बाद, क्योंकि बच्चियों जो बच्चा होता है उसमें इतनी नहीं होती, लेकिन एक एज के बाद चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, धीरे धीरे उसके अंदर चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। जब वो चेंजेस आने शुरू होते हैं, जो वो एक वयस्क बनने में जो उसको लगता है, वो एक टाइम जो होता है किशोर अवस्था, उसके अंदर बदलाव आने शुरू हो जाते हैं एक एडल्ट बनने के लिए। तो वो प्यूबर्टी की एक एज होती है। तो उसके बाद जो ईस्ट्रोजन की डेवलपमेंट होनी शुरू हो जाती है, जो कि उसको उसके जैसे कि ब्रेस्ट डेवलपमेंट होती है, उसके बॉडी का जो है हैवीनेस हो जाता है, हिप्स का जो है फीमेल में स्पेशली कंधों का फैलना है, उसके जो है प्यूबर्टी हेयर्स, जो क्यूबिक हेयर्स जो हम कहते हैं, है ना, आपके बगल वगैरह में भी बाल जो आ जाना है। और जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन होता है वो प्रेगनेंसी को मेंटेन करने में मदद करता है। अगर प्रेगनेंसी हो जाती है तो उसका काम वहां पर होता है कि उस प्रेगनेंसी को ठीक ठाक हो। तो ये दोनों हार्मोन होते हैं, ये दोनों जो है स्त्री में मुख्य रूप से पाए जाते हैं, जो कि हमारे को इस फर्टिलाइजेशन प्रोसेस में हेल्प करते हैं। ओके, अब हम बात करेंगे जो हमारे एक्सटर्नल जेनिटिलिया के। एक्सटर्नल जेनिटिलिया में हमारे यहाँ पर ये बाहर इसमें पिक्चर लेबिया मेजोरा होता है, जो फोल्ड्स जो होते हैं बिल्कुल बाहर की तरफ जो फोल्ड्स होते हैं, वो हमारे जो वल्वा के बाहर की तरफ ही, मतलब उसको हम बनाते हैं। जो मेन एक्सटर्नल जेनिटिलिया जिसको हम बोलते हैं, उसके फिर एक अंदर वाले फोल्ड होते हैं वो कम होते हैं, वो लेबिया मेजोरा कहे जाते हैं। फिर वहां पर एक हमारा छोटा सा टिश्यू होता है जिसको हम क्लाइटोरिस बोलते हैं, वो थोड़ा सा सेंसिटिव होता है। और उसके बाद हमारे वहां पर कुछ हमारे बार्थलिन ग्लैंड्स भी होते हैं, जो कि वजाइना की ओपनिंग के पास होते हैं। वेस्टिबुलर ग्लैंड्स इनको हम भी बोलते हैं, बार्थलिन ग्लैंड बोलते हैं। ये वहां पर मॉइस्चर जो है बना के रखते हैं, वहां पे जो है म्यूकस जो है सिक्रीशन को करते रखते हैं। तो एक्सटर्नल जेनिटिलिया के बाद जब हम इंटरनल जाते हैं, तो वहां पे सबसे पहले जो हमारा पैसेज जो आता है वो आता है हमारा वजाइना। तो वजाइना क्या है, बेसिकली एक तरह की कैनाल है या ट्यूब है। वहां से जो भी हमारा इंटरनल और एक्सटर्नल के बीच का आप इसको कह सकते हो, जो कि आगे जाके इसको यूट्रस से इसका जो है कांटेक्ट होता है। यहाँ पे आप देख लो सर्विक्स से कांटेक्ट करता है, तो इसको हम जो है बर्थ कैनाल भी कहते हैं, क्योंकि जब बच्चा जो होता है यूट्रस से जब बाहर निकलता है, बच्चेदानी से बाहर निकलता है, इसी पैसेज से होता हुआ वो बाहरी संसार में आता है, तो इस विजाइना को बर्थ कैनाल भी कहते हैं। ठीक है ना। तो जब ये एपिथेलियल टिश्यू जो होता है वो स्ट्रेटिफाइड से बना होता है, ताकि उस समय जो है इसका आकार बड़ा भी हो जाए जरूरत के हिसाब से। तो वेजाइना के आगे अगर हम ट्रांसेक्शनल सेक्शन में देखते हैं, तो उसके आगे क्या होता है, हमारा यूरिनरी ब्लैडर होता है, और पीछे हमारे रेक्टम और एनस होते हैं। ठीक है, इन दोनों के बीच में हमारा वेजाइना होता है। तो वेजाइना थोड़ा सा आगे की तरफ जो होता है, अपवर्ड और बैकवर्ड की तरफ होता है, तो 45 डिग्री जो है इसकी जो है थोड़ी सी मूवमेंट जो इतने उस पे उसकी मूव कर सकता है। ठीक है, और इसकी जो थिकनेस जो होती है जो इसकी दीवारों की, वो इंटीरियर की 7.5 सेंटीमीटर हुई थी, पिछली दीवार की 9 सेंटीमीटर के लगभग होती है। तो वेजाइना के बाद जो है ये हमने बात करी, दिस इज अ वेजाइना, इसको हम क्या कहते हैं, बर्थ कैनाल भी कहते हैं। और ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स जो फर्टिलाइजेशन में जो ये है स्पर्म्स के भी जो है उनको रिसीव करने के लिए ये उनका पैसेज होता है। ठीक है ना, मेल ऑर्गन को रिसीव करने के लिए। इसके बाद अब हमारा आता है सर्विक्स। सर्विक्स को हम यहाँ पर बच्चेदानी का मुंह भी कहते हैं। दिस इज अ नैरो पोर्शन ऑफ द यूट्रस। आप देख रहे हो ये बड़ा यूट्रस है, इसका ये एकदम नैरो सा पोर्शन है। और इसके जो है
दो पोर्शन जो होते हैं, एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ, इसमें हम बोल देते हैं। तो अपर वेजाइनल पोर्शन एंड द अपर सुप्रा वेजाइनल पोर्शन और लोअर वेजाइनल पोर्शन। तो ये हमारे कम्युनिकेशन जो वजाइना से करने के होते हैं, इसके अंदर के जो पोर्शंस होते हैं ना, ये यहाँ पर हमारा जो है इसको एक्सटर्नल जो है ऑस बोलते हैं, जो बाहर की तरफ होता है। अंदर वाला जो मुंह होता है वो इंटरनल ऑस होता है। ठीक है, इसके बच्चेदानी के दो मुंह बोले जाते हैं, इंटरनल ऑस एंड एक्सटर्नल ऑस। इंटरनल वाला अंदर और एक्सटर्नल वाला बाहर। तो वजाइना से पैसेज के ये सर्विक्स के ही हमारे इस तरह का ये पैसेज होता है। इसके बाद हमारे पहले यूट्रस की बात कर लेते हैं हम। ओके, अब ये जो यूट्रस है हमारा, दिस सर्विस के बाद हमारा क्या आया, ये यूट्रस। यूट्रस जैसे एक नाशपाती के आकार का होता है, या इसको तिकोना आप मान के चल रहे हो, नाशपाती के शेप का होता है। और ये पूरा मस्कुलर ऑर्गन है, अंदर से ये खाली होता है। ठीक है, पूरा मस्कुलर ऑर्गन है ये। और पीछे से थोड़ा ये फ्लैट होता है, और आगे से जो पीछे की तरफ जब हम जाते हैं थोड़ा सा चपटा ही होता है। और ये हमारे आगे इसमें ब्लैडर होता है, पीछे रेक्टम होता है, इन दोनों के बीच में भी यही होता है। और आगे की तरफ ये थोड़ा सा झुका हुआ होता है। और इसका जो है, ये पूरी जो मसल्स से ही इसकी जो है दीवारें बनी हुई होती है। इसका वजन लगभग 30 से 40 ग्राम का होता है। लंबाई की हम बात करते हैं तो लगभग 7.5 सेंटीमीटर होती है। विड्थ इसकी 5 सेंटीमीटर, और थिकनेस जो इसकी होती है, जो दीवारों की आप ये देख रहे हो, 2.5 सेंटीमीटर के तकरीबन होती है। ठीक है, इसके अंदर जो है लाइनिंग होती है, ये जो है एंडोथेलियम लाइनिंग होती है, ये टिश्यू से होती है। इस लाइनिंग का भी बड़ा रोल होता है। ये लाइनिंगों में बहुत ज्यादा ब्लड सप्लाई भी होती है। ठीक है, अब यूट्रस को अगर हम देखते हैं तो यूट्रस को हम 3 पार्ट्स में करते हैं। जो ऊपर वाला होता है वो होता है फंडस, और मेन जो हमने अब ये जो इसका है वो होती है बॉडी, और नीचे का हमने सर्विक्स के रूप में अभी देखा है। तो फंडस सबसे ऊपर वाला भाग, जैसे कि इस पिक्चर में ये वाला जो ऊपर वाला भाग है ये है फंडस, बीच वाला भाग इसको हम बॉडी कहेंगे, और नीचे वाला हमारा सर्विक्स है। तो यूट्रस के ऊपर वाला भाग फंडस हो गया, और जो हमारा बॉडी है यहीं पर ही बेसिकली बच्चा ग्रो करता है। अगर फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो इसी के अंदर ही जो है बच्चा जो है हमारा ग्रो करता है। ओके, और जो इसका जो नैरो पार्ट होता है उसको हम इस्थमस बोलते हैं। इस्थमस जो है हमारे फंडस के बीच में जो नैरो पार्ट हो जाता है वो हमारा पार्ट होता है। और इस्थमस के बाद हमारा जो पार्ट होता है वो होता है सर्विक्स। ठीक है ना, और इसकी दीवारें कितनी होती है, लगभग 2.5 सेंटीमीटर की होती है। 3 इसकी हमारी लेयर्स होती हैं हमारे यूट्रस की। जैसे कि जो कहते हैं ना कि जब अगर मान लो ऑपरेशन होता है, सिजेरियन सेक्शन, अगर मतलब नॉर्मल डिलीवरी ना हो, नॉर्मल डिलीवरी में क्या होता है कि जो बच्चा यहाँ पे पला बड़ा है 9 महीने तक, उसके बाद वो बाहर आता है इस पैसेज से, कहाँ से, वेजाइना के थ्रू जो है बाहर आता है। लेकिन अगर किसी कारण से कहीं पे भी कुछ प्रॉब्लम होती है तो क्या करना पड़ता है, पेट काटना पड़ता है, पेट काट के इसको निकालना पड़ता है। तो यहाँ पर हमारी पेट कटेगा तो कितनी मांसपेशी थी हमारे पेट में, याद करिए, याद है? मैम 6 लेयर है। 7 4। 7 कहां से पढ़ाई थी, 4 पढ़ाई थी। रेक्टस एब्डोमिनस, ट्रांसवर्स एब्डोमिनस, एक्सटर्नल ऑब्लिक और इंटरनल ऑब्लिक, मैंने तो 4 ही पढ़ाई थी। ठीक है ना, 4। और ये यूट्रस की होती है 3 परतें, एक बाहर की, एक बीच में और एक अंदर की तरफ। तो ये पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम, 3 ये और 4 वो, तो टोटल 7 लेयर्स कट के जो है ऑपरेशन होता है, जो सिजेरियन सेक्शन बोलते हैं ना। तो उसमें पेट कटेगा, फिर बाद में यूट्रस कटेगा, फिर उस बच्चे को बाहर निकाला जाता है। तो 7 परतें हो जाती हैं, लेकिन 3 सिर्फ इसी की हमारी, किसकी, यूट्रस की होती हैं। 4 हमारे जो पेट की भी होती हैं। तो ये हमारे 3 लेयर, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम, जब ये हमारी इसकी लेयर्स होती हैं। ठीक है, जब हमारे जो है चेंजेस इसमें होने शुरू हो जाते हैं अगर प्रेगनेंसी होती है तो। अब इसके बाद हम बात करेंगे यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब। यूट्रस के साथ जो हमारी ये 2 ट्यूब्स निकली होती है दोनों तरफ, है ना, अभी एक साइड की दिखाई है, ये क्या कहलाती है, यूटेराइन ट्यूब्स, फैलोपियन ट्यूब्स। ठीक है ना, इनको हम कुछ भी कह देते हैं। यहाँ पर ये यूट्रस से निकली हुई होती है, लगभग लगभग जो इनका एंड होता है ओवरीज की तरफ होता है, ये ओवरीज की तरफ जा रही होती है, और ये होती है लगभग 10 सेंटीमीटर। इनके जो एंड होता है, यहाँ पे आप देख रहे हो उंगलियों की तरह इनकी प्रोजेक्शंस निकली रहती है, जिनको हम बोलते हैं फिम्ब्रे।
फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं, फिम्ब्राई होती हैं, इनसे जो है ओवरी एक तरह से चिपकी तो नहीं होती है, लेकिन यहाँ ओवरीज के ये पास ही होते हैं, ठीक है। तो आप देखोगे कई सारी उंगलियां होती हैं, एक जो होता है बहुत ओवरी के पास में इसका एक फिम्ब्राई होता है। तो यहाँ इनका काम क्या होता है कि यहाँ से अगर जब ओवरी से हमारा जब एग मैच्योर एक निकलता है, बहुत सारे अंडे होते हैं हमारे ओवरीज में, एक जो ओवा जो निकलता है और वो फैलोपियन ट्यूब में निकलता है और फैलोपियन ट्यूब के माध्यम से आता है बच्चेदानी में, ठीक है ना। फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस अभी हम बात करेंगे, लेकिन फर्टिलाइजेशन कहाँ पर होता है? फर्टिलाइजेशन हमारा होता है ट्यूब में, स्टार्टिंग यहीं पर होती है। अंडा ये रहा, अंडा मैच्योर अंडा निकला हमारे ट्यूब में, ट्यूब में हुआ, अगर उसका जो है किसी मेल पार्टनर के साथ कांटेक्ट हो जाता है तो मेल पार्टनर उसकी बॉडी के अंदर स्पर्म डाल देता है, तो वो स्पर्म जो होते हैं हमारे यूट्रस से होते हुए फैलोपियन ट्यूब में आते हैं, यहाँ पर, यहाँ से होते हुए, इस पिक्चर देखो, यहाँ वेजाइना से स्पर्म आएगा, स्पर्म आते हुए इधर राइट और लेफ्ट, ठीक है ना, तो वो यहाँ पर जाते हैं, क्योंकि बहुत लाखों की संख्या में एक बार में जो है स्पर्म्स जाते हैं, लाखों की संख्या में हो सकते हैं, तो यहाँ पर भी जाते हैं, यहाँ पर भी जाते हैं, और कुछ जहां से भी जो दोनों, अब ये देख रहे हो ना यहाँ पे, ये जो ओवरी है, यहाँ से ओवरी निकलेगी फैलोपियन ट्यूब में, यहाँ पे अगर कोई स्पर्म आ रहा होगा, ठीक है ना, जो स्पर्म्स आ रहा होगा, और यहाँ पे क्या होगा, अगर दोनों मिल जाते हैं, एग भी और स्पर्म भी, और वो फर्टिलाइजेशन हो जाती है, फिर वो फर्टिलाइज एग जो है जाइगोट वो बोलते हैं हम उसको, वो फिर आके बच्चेदानी में यहीं पे चिपक जाएगा उसकी परत से, और वहां पर क्या प्रोसेस हो जाएगा, फिर आगे उसकी डेवलपमेंट होगी। तो सीलिएटेड लाइन और पेरिस्टील मोशन से आगे एग बढ़ता है, क्योंकि फैलोपियन ट्यूब के अंदर सीलिया होते हैं, है ना, सीलिया बढ़ाता, जैसे बाल जैसे रेशे होते हैं जो उसको एक ही डायरेक्शन में आगे बढ़ाते हैं, वो आगे यहाँ पे धीरे धीरे बढ़ते हैं, और अगर जो उनका कांटेक्ट हो जाता है उसमें क्या होता है, स्पर्म जो है वजाइना के रास्ते से फैलोपियन ट्यूब में आता है, और वहां पर इन दोनों का जो कांटेक्ट होता है, इसको हम क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन। ओके, फैलोपियन ट्यूब हो गया। अब फैलोपियन ट्यूब के बाद हम बात करते हैं अपने ओवरीज की, ठीक है ना। अब यहाँ पर है हमारे ओवरीज, ओवरीज दो हैं हमारी, जो कि हमारी दोनों फैलोपियन ट्यूब्स के साथ में पास में ही होती है, राइट और लेफ्ट ओवरी होती हैं, और ये हमारे ओवरीज हमारे क्या है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में हमारी प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन है, जो कि हार्मोन्स को डेवलप करती है। कौन सा हार्मोन अभी हमने पढ़ा था, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, यहाँ से हमारे हार्मोन्स रिलीज होते हैं। अब उन्हीं की वजह से, जैसे कि यहाँ पर हमारे बहुत सारे अंडे होते हैं इसके अंदर, ठीक है, इसमें क्या होता है कि ये जो है बादाम के आकार एवं भूरे रंग की ग्रंथियां होती हैं, बहुत बड़ी नहीं होती, यहाँ पे ऐसे लग रहा है, लेकिन कितनी होती है, बादाम के आकार की और थोड़ी भूरे रंग की होती है। यहाँ पे ओवरी डेवलपिंग फॉलिकल्स, ब्लड वेसल्स एंड स्ट्रोमा, वहां पे हमारे बहुत सारे जो होते हैं फॉलिकल्स होते हैं। तो हमारे वहां पर भी जो ओवरीज होती हैं, बाहर उनके क्या होता है, कॉर्टेक्स होता है, अंदर जो होता है मेडुला होता है। तो यहाँ पे इसके अंदर बहुत सारे ना छोटे छोटे पैकेट्स या छोटे छोटे खूब सारे वहां पे फॉलिकल्स होते हैं, उनके अंदर बहुत सारे एग्स होते हैं, तो वहीं पर ही उनकी क्या होती है, जो ओवा होते हैं उनकी डेवलपमेंट होती है, ठीक है ना, और फिर वहां से धीरे 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 अलग अलग स्टेजेस पे वो मैच्योर होते हैं, तो एक ही जो होता है वो बाहर निकलता है, जिसको हम डिंब कोशिका भी कहते हैं। तो 12 से 16 साल की उम्र में यह डेवलपमेंट करने लगते हैं, है ना, क्योंकि उससे पहले जो है प्यूबर्टी की एज नहीं होती। प्यूबर्टी की एज मतलब किशोर अवस्था, बच्चे से जब किशोर अवस्था से आप वयस्क जो बनते हैं ना, युवा, तो ये चेंजेस हमारे बॉडी में होने शुरू हो जाते हैं। जब ये हमारे हार्मोन्स की डेवलप होती है, कब डेवलपमेंट होती है हमारी, जब प्यूबर्टी की एज आती है। प्यूबर्टी की एज लगभग 12 से 16 साल की उम्र में होती है। तो वहां पर हमारे जो होते हैं इन एग्स जो हमारे ओवरी के अंदर इमेच्योर अवस्था में उससे पहले बैठे हुए थे, वो डेवलप करने लग जाते हैं, ठीक है ना। तो पूरे लाइफ में अप्रोक्सीमेट कितने हैं हमारे, 500 फॉलिकल्स डेवलप होते हैं। ओके, और फॉलिकल्स के अंदर एक लिक्विड जो है, उस लिक्विड फॉलिकल जो है वो भी रहता है, जो कि मेंस्ट्रुएशन के खत्म होने के नेक्स्ट डे क्या होता है कि जब हमारे जो
पीरियड्स जो होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो मेंस्ट्रुएशन है, वो खत्म होने पे ही हमारा जो अगला जो फॉलिकल है वो डेवलप करना शुरू हो जाता है। बहुत सारे हैं, 500 के करीब है, एक के बाद एक ये डेवलपमेंट होती रहती है। और पूर्ण विकसित फॉलिकल जो है उसको हम क्या बोलते हैं, ग्राफियन फॉलिकल। उसको क्या बोलते हैं, ये देखो ये वाला पूर्ण विकसित जो होता है, जो बिल्कुल मैच्योर हो जाता है, दैट इज अ ग्राफियन फॉलिकल, ठीक है ना। और उसके अंदर फिर अगर ये अगर उसकी जो भी है डेवलपमेंट होती है तो वो क्या करते हैं, वहां पर वो हमारे ग्राफियन फॉलिकल 14th डे पे आके वो फट जाता है, वो लिक्विड बर्स्ट हो जाता है और वहां से हमारा जो है एग बाहर निकलता है, ठीक है। ये जो फॉलिकल जो होता है, एक एक फॉलिकल हमारे मैच्योर होते रहते हैं और वहां से फिर हमारा एग बाहर निकलता है। जब ये एग बाहर निकलता है, इस प्रोसेस को भी हम क्या कहते हैं, ओव्यूलेशन, ठीक है ना। और फिर उसके बाद ये जो एग होके हमारे कहाँ पे आ जाता है, फेलोपियन ट्यूब में आ जाता है और वहां पे हमारे ईस्ट्रोजन हार्मोन जो है वो रिलीज फिर से होने शुरू हो जाते हैं। वो पहले यहाँ पर रिलीज होता है और उसके बाद अगर ये यहाँ पर हमारा फर्टिलाइजेशन के लिए रेडी होता है, ठीक है ना। अगर ये फर्टिलाइजेशन इसका नहीं होता, वैसे तो इसका जो फर्टिलाइजेशन 3 से 4 दिन में ही हो जाना चाहिए, नहीं तो उसके बाद जो है ये फिर धीरे धीरे क्या होता है, सिकुड़ना शुरू हो जाता है और फिर ये हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है। तो इसकी जो अलग अलग स्टेजेस में ही हम इसको देखते हैं, तो यहाँ पर इसमें दिखाते हैं। तो जो हमारा पहला जो पीरियड्स मान लो हुए थे हमारे, वो जो बाहर निकला और वो फिर क्या करता है, हमारे शरीर से वो जो एग मैच्योर हुआ था, अगर उसकी फर्टिलाइजेशन नहीं हुई, वो बाहर निकल गया, ठीक है ना। बाहर निकलता है तो वहां पर हमारे जो बॉडी के अंदर चेंजेस जो हुए होते हैं उसमें वो एग जो होता है बाहर आ जाता है। फिर क्या होता है, पहले दिन जो महीना हमारा हुआ, यूजुअली हम इस फेज को बोलते हैं, फिर हमारे इसमें क्या होती है, ब्लीडिंग होती है, ठीक है ना। वो एग जो फट गया, वेस्ट हो गया, वो हमारे शरीर से बाहर निकलता है, ब्लीडिंग होती है। इस प्रोसेस को हम मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं। मेंस्ट्रुएशन होती है लगभग हमें 4 से 5 दिन तक होती है, ठीक है ना। दिस इज द प्रोसेस ऑफ द मेंस्ट्रुएशन, यहाँ पर आप देख रहे होगे। इसके बाद फिर से हमारा जो एक नया फॉलिकल वो डेवलप होना शुरू हो जाता है, वो दैट इज अ ग्रोइंग फॉलिकल। वो नेक्स्ट डे से ही, जब ये हमारा एग जो है वेस्ट हो गया, उसके नेक्स्ट डे से ही हमारे हार्मोन्स दोबारा से दूसरे फॉलिकल की डेवलपमेंट को शुरू कर जाते हैं और वो उसका फिर वो पूरा मैच्योर हो जाता है कब, 14th डे पे। 14th डे पे ये देखो, ये ग्रोइंग फेलिकल है, बाहर निकला, ये उसको ग्रो हो रहा है और उसके बाद वो मैच्योर हो गया। पूरा मैच्योर कब निकलता, 14वें दिन पे, 14th डे पे। उसको हम प्रोसेस को ओव्यूलेशन बोलते हैं और ये ग्राफियन फॉलिकल था। वहां पे लिक्विड जो इतना बढ़ जाता है वो बर्स्ट होते, एग रिलीज। अब एग जो है बाहर निकला, फेलोपियन ट्यूब में निकला। जब वो बाहर निकलता है, वहां पर ही उसके चांसेस होते हैं कि फर्टिलाइजेशन हो जाए। अगर यहाँ से कोई मेल स्पर्म की एंट्री होती है, ये बाहर यहाँ पर होता है, उसके बाद अगर इनकी फर्टिलाइजेशन होती है तो ठीक है, नहीं तो क्या होता है, फिर ये धीरे धीरे हमारा जो है फर्टिलाइजेशन नहीं होती तो ये हमारा श्रिंक होना शुरू हो जाता है, चेंजेस हो जाते हैं। उसको बोलते हैं हम कॉर्पस ल्यूटियम। फिर वो बिल्कुल ही वेस्ट हो जाता है। तो इधर जो ओव्यूलेशन के लिए जो हमारे हार्मोन्स ने जो तैयारी करी थी, वो फिर हमारे लिए फर्टिलाइजेशन के लिए करी थी, फिर वो हमारे लिए बेकार हो जाती है। फिर ये एग भी हमारा जो होता है वो हमारा ल्यूटियल फेज में आ जाता है। फिर वो हमारे शरीर से बाहर आने के लिए बिल्कुल शरीर उसे फिर बाहर निकाल देता है, जो कि फिर हम देखते हैं 28th डे पे फिर से हमारा वो जो पीरियड्स हो जाते हैं। तो 28 डेज जरूरी नहीं कि सभी के एक जैसे ही होते हैं, दिस इज द फेज। और अगर कहीं पर इस एग का क्या होता है, अगर डेवलपमेंट हो जाता है, उसका फर्टिलाइजेशन हो जाता है, तो ये फेज आगे वहीं रुक जाते हैं। आगे के जो ग्रोइंग फॉलिकल्स होते हैं वो स्टॉप हो जाते हैं। उस टाइम पे फिर हमारे जो प्रोजेस्टेरॉन ज्यादा बनता है, तो वो आगे के इसके काम को रोक देता है। ईस्ट्रोजन फिर इतना काम नहीं करता कि भाई ये हमारा रिलीज हो, मतलब एग की डेवलपमेंट फिर नहीं करते हैं। फिर वो जब तक नहीं डेवलपमेंट होती, जब तक वो फर्टिलाइज एग जो है वो प्रॉपर उसको जो है हमारी उसकी ग्रोथ नहीं हो जाती, ठीक है।
तो मासिक चक्र के दौरान जब ओवरी से एग निकलता है तो उसको क्या कहते हैं, तब हम उसको बोलते हैं ओव्यूलेशन। अब यह एग जो है स्पर्म से जो है फर्टिलाइज हो सकता है और नहीं भी, मैंने आपको बताया। अगर कोई अनमैरिड गर्ल्स है, किसी का मेल पार्टनर से नहीं वो हुआ, तो वो क्या होता है, वो हमारी बॉडी से फिर बाहर निकल जाएगा। यदि वो एग फर्टिलाइज नहीं है तो वो हमारे बॉडी से बाहर निकल जाएगा, वो एग टूट जाएगा और हमें क्या होता है, फिर हमें मासिक धर्म हो जाएगा। और फिर हमारी जो मासिक धर्म में जो हमारे चेंजेस, जो हमारी बॉडी के अंदर चेंजेस हुए थे ना, वो भी फिर हमारे बाहर आने शुरू हो जाते हैं। और अगर वो फर्टिलाइज हो जाता है तो आप जो है प्रेग्नेंट हो जाएंगी, ठीक है ना। तो ये पूरा हमारा प्रोसेस होता है मेंस्ट्रुएशन का, ओव्यूलेशन का। और ये डेज के हिसाब से देखते हैं। देखिए यहाँ पर मेंस्ट्रुएशन जो है 1-5 तक जो है हमारा क्या है, पहले दिन से ही हमारा जो है 5 दिन लगभग हम मान के चलते मेंस्ट्रुएशन हो रहे हैं। उसके बाद जो हमारा फॉलिकल डेवलपमेंट होनी शुरू हो गई थी, ये तो हो रहा है, लेकिन अंदर अंदर एक और मैच्योर होना शुरू हो गया। फिर वो मेच्योरिटी जो है हमारी फॉलिकल फेज की होती है, यहाँ पर मैच्योर हुआ। और वो बिल्कुल मैच्योर होते होते हमारा ग्राफिकन फॉलिकल जो होता है 14वें दिन पे आ जाता है, जो कि एग रिलीज करने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद जो है यहाँ पर अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर से वो हमारे 2-4 दिन वेट करता है। तो यहाँ पर जो है फर्टिलाइजेशन होने के बहुत चांसेस होते हैं, और उसके बाद फिर वो ल्यूटल फेज में आ जाता है, फिर वहां पर जो है फर्टिलाइजेशन नहीं होती है। तो ये जो हमारे डेज होते हैं, ये हमारे पर्टिकुलर डेज होते हैं कि जब फर्टिलाइजेशन होने के चांसेस हैं। इसमें आप कांटेक्ट करो, इसमें कांटेक्ट करो, इसमें कांटेक्ट करो, आप बाकी सब दिन करते रहोगे, लेकिन अगर ये 4 दिन कांटेक्ट नहीं करोगे तो आपको प्रेगनेंसी होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो ये देखा जाता है। तो इसका मतलब हमारे सेफ पीरियड ये और ये हो जाते हैं, है ना। सेफ पीरियड है कि इसमें प्रेग्नेंट होने के चांसेस नहीं होते हैं। तो एक महिला केवल अपने मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी मासिक धर्म चक्र के फर्टाइल दिनों के दौरान ही गर्भवती हो सकती है ना। तो अगर वो मतलब उसके पीरियड्स चल रहे हैं तो ये उसका फर्टाइल पीरियड होता है। तो यदि आप ओव्यूलेशन के दिन, एवोल्यूशन का दिन कौन सा है हमारा, 14th डे, या उससे 2 दिन पहले, या इसमें इसके मतलब 2 दिन आगे पीछे के जो हम मान के चलते हैं ना, 12वें से 16वें दिन, ये वाले दिन, ये जो होते हैं हमारे 1, 2, 3, 4, 5, 14th डे से, मतलब क्योंकि जरूरी नहीं होता कि हमारी काउंटिंग के हिसाब से ही हो, क्योंकि बॉडी के अंदर हार्मोनल चेंजेस थोड़े से अलग होते हैं। तो 2 दिन आगे पीछे के जो भी हम लेके चलते हैं, तो इन दिन जो है आपके प्रेग्नेंट होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। ओव्यूलेशन, एक स्लाइड शेयर कर रही हूँ बेटा, उस बैग में देखो, वो सामने सामने शू रखा, सामने शू रखते। तो एवोल्यूशन आमतौर पर आपके मासिक चक्र के कब होता है, 11 से 21 दिनों के बीच में। मतलब जो आपके यहाँ पर अब आपके पहले दिन से लेके हमारा जो एवोल्यूशन होता है, इसके बीच में आपके 11वें दिन से लेके हमारे 21 दिन तक भी हम मान के चलते कि वहां पर हमारा हो सकता है। अगर पीरियड्स रेगुलर हैं, नहीं है, तो ये हमारे डिफर करता है। एवोल्यूशन क्या होता है, अभी हमने देख लिया कि एवोल्यूशन का अर्थ होता है कि ओवरी में से एक एग का रिलीज होना, हर महीने ही रिलीज होता है, जिससे कि उससे प्रेग्नेंट होने की संभावना होती है। यूजुअली हर फीमेल का अलग होता है, 28 डेज से लेके 35 डेज का आपका साइकिल हो सकता है। और उसमें हम 12वें से 16वें दिन जो हमारा ओव्यूलेशन पीरियड मतलब होता है, जिसमें हम प्रेग्नेंट होने के चांसेस होते हैं, यहाँ पर जो हमारे एग जो रिलीज होता है, ठीक है। मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा। तो सभी जो भी महिला होती हैं, जन्म से ही हमारे ओवरी में कितने एग होते हैं, 2 करोड़ एग्स होते हैं, 2 करोड़। लेकिन युवा अवस्था यानी कि उनके मासिक धर्म शुरू होने के समय एक जो करीब हमारे कितने बच गए, 5 लाख एग्स ही बचते हैं, ठीक है। उससे पहले वो इतने उनकी डेवलपमेंट नहीं हो रही थी, उनके फाइल नहीं होते, वो वेस्ट होते रहते हैं। जब हमारे हर महीने जो हमारे मेंस्ट्रुअल साइकिल में जब एक एक एग रिलीज होता रहता है और वो फिर हमारे बॉडी से निकलता रहता है, यहाँ पर फिर हमारे शरीर में एस्ट्रोजन हार्मोन भी बनता है। एस्ट्रोजन हार्मोन क्या करता है, हमारे यूट्रस की लाइनिंग को मोटा कर देता है और स्पर्म के लिए एक अच्छा एनवायरनमेंट बनाता है कि वहां पर उसकी डेवलपमेंट हो, ठीक है ना। तो जैसे जैसे एस्ट्रोजन बढ़ता है तो हमारा एक ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है, वो भी हमारा जो है बढ़ता है, जो कि एग ओवरी के रिलीज की वजह से ही होता है। और वहां पर फिर जो है हमारी जो है
ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन हमारे ओवरी को रिलीज करने में ही बेसिकली जो है वो मदद करता है। अगर एग और स्पर्म मिल जाते हैं, जैसे कि देखो स्पर्म्स जो हो रहे हैं कहाँ पे मिले हैं, फेलोपियन ट्यूब में मिले हैं। एक ही स्पर्म जो होता है वो उसका जो होता है एग के साथ करता है, बाकी जितने भी हमारे होते हैं ये फर्टिलाइज नहीं करते हैं। और उसके बाद वो आके कहाँ पे चिपकता है, हमारे यूट्रस की लाइनिंग में। यूट्रस की लाइनिंग में वहां पर क्या होता है कि ऑलरेडी वहां पर हमारे हार्मोन्स की वजह से यूट्रस की लाइनिंग हो जाती है मोटी, ब्लड सप्लाई हो जाती है ज्यादा। क्यों, अगर कोई फर्टिलाइजेशन होती है तो उस नए जीव को ब्लड के माध्यम से न्यूट्रिशन चाहिए और प्रोटेक्शन भी चाहिए। परंतु अगर ये यहाँ पर फर्टिलाइजेशन नहीं होता, वो जो मोटी परत जो हुई है हमारी एंडोथीलियम की बेसिकली यूट्रस की, और ब्लड सप्लाई जो हुई है फिर वो वेस्ट हो जाती है, वो शरीर से बाहर निकलनी शुरू हो जाती है, जो कि हमारे को पीरियड्स के उसमें कहती है। तो गर्भधारण के लिए आवश्यक है कि आप फर्टाइल विंडो, एग रिलीज होने के बाद स्पर्म के प्रजनन मार्ग में रहने वाले 6 दिन में ही आप जो है कांटेक्ट करेंगे। इसमें ओव्यूलेशन वाला दिन और उससे 2 दिन सबसे उचित है। तो ये टाइम पीरियड आपको पता होना चाहिए। अब जो रिप्रोडक्टिव जो मेल्स के होते हैं उसमें जो हमारे ये जो पार्ट्स होते हैं हमारे, इधर मेल्स का जो मेन पार्ट होता है वो हमारे होते हैं टेस्टिस होते हैं, जिनमें कि हमारे स्पर्म्स स्पर्म्स की डेवलपमेंट होती है। स्पर्म ही होते हैं जो ओवा से कांटेक्ट करके फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस को करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे जो हमारे इसमें करते हैं, हाँ मेल गोनाड्स में हम वो देखते हैं कि सबसे पहले जो टेस्टिस की बात करते हैं, टेस्टिस पेयर में ही होते हैं। और ये बेसिकली हमारे बॉडी से, इसके अंदर बहुत सारे लोब्यूल्स होते हैं टेस्टिस के अंदर ना। एक मिनट, इसमें नहीं दिखाया है। ओके, मेल जो हमारे मेन जो है वो हमारे टेस्टिस होते हैं, और बाद में उसके साथ एसेसरी ग्लैंड्स जो उसकी हेल्प करते हैं डेवलपमेंट होने में, तो हमारे होते हैं सेमिनल वेसिकल। यहाँ पे आप देख रहे होगे सेमिनल वेसिकल है, फिर हमारा प्रोस्टेट ग्लैंड है यहाँ पर है, और फिर हमारा जो है बल्बोथ्रल ग्लैंड है। ठीक है, इस पिक्चर में नहीं दिखाया आपको। और बेसिकली सीमेन क्या होता है, ये एक हमारा मिक्सचर होता है जो कि हमारी टेस्टिस से जो भी हमारा जो सीक्रेशन होती है, सेमिनल वेसिकल से जो सीक्रेशन होती है, प्रोस्टेट ग्लैंड से जो सीक्रेशन होती है, और कूपर्स ग्लैंड से जो होती है, ये सब मिलके एक लिक्विड बनाते हैं जो कि तो उसको हम क्या बोलते हैं, सीमेन होती है, जिसके अंदर स्पर्म भी होते हैं और इतनी सारी ग्लैंड्स की सीक्रेशन भी होती है। और ये जो मेल का जो पार्ट होता है, ये जहां से यूरिन भी बाहर आता है और वहीं से ही उनका जो है ये वाला जो सीमेन भी बाहर ही आता है। तो मेल का जो यूरिनरी वाला पैसेज और रिप्रोडक्टिव पैसेज कॉमन ही होता है, फीमेल्स में अलग अलग होता है, वेजाइना का पार्ट अलग होता है और हमारे में यूरेथ्रा का पार्ट अलग होता है। तो ये यूरेथ्रा क्योंकि यूरेथ्रा में आप देख रहे हो ब्लैडर में आप ये देखा अपने ब्लैडर से ये आपका आ रहा है यूरेथ्रा, और इसी यूरेथ्रा में ही यहाँ पर ही जो है हमारे ये सीमेन जो है यहाँ पर ही मिल जाता है। तो ये भी इसका कॉमन पैसेज है। ठीक है, तो इसके बाद है हम बात करेंगे पहले अपने इनकी स्क्रोटम की। बेसिकली ये एक पाउच जो होता है ये बॉडी से इस बॉडी से बाहर होता है, क्योंकि स्पर्म्स की डेवलपमेंट के इसका टेम्परेचर होना थोड़ा सा मेन होता है। और ये जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो इनका जो है पेनिस है, इसके पीछे की तरफ होता है। बाहर का टेम्परेचर ज्यादा होने से क्या होता है, स्क्रोटम का जो है वो फैल जाते हैं, और नहीं अंदर का होना चाहिए, है ना। और 37 बॉडी का होता है। हाँ 37 हमारे बॉडी का होता है, ज्यादा होता है, बाहर का कम होता है। तो ये थोड़ा सा इसीलिए हमारे बॉडी पार्ट से बाहर होते हैं। अगर बॉडी के अंदर ही होता है ये स्क्रोटम, तो हमारे स्पर्म्स डेवलप नहीं कर पाते, है ना। टेम्परेचर मेंटेन रहना जरूरी होता है, डेट्स वाई। अब यहाँ से हम देखेंगे, यहाँ से हमारी ये जो है स्पर्मेटिक कॉर्ड जा रही है, और यहाँ पे फिर हमारे बाकी प्रोस्टेट फ्लूइड और हमारे जो सेमिनल वेसिकल से हमारे जो लिक्विड मिल जाते हैं, और ये फिर बनाते हैं हमारे यूरेथ्रा से ये बाहर आते हैं, जिसके अंदर हमारे स्पर्म्स होते हैं, और ये हमारे को फर्टिलाइजेशन में हेल्प करते हैं। अब ये जो हमारे जो स्क्रोटम के अंदर हमारे होती हैं टेस्टिस बेसिकली हमारे क्या है, रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स होते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में पढ़ाई था हमारे।
तो हमारे टेस्टिस के अंदर ये आप देख रहे हो, ये हमारे इसके अंदर लोब्यूल्स होते हैं बहुत सारे। ये क्या है, हमारे लोब्यूल्स। इस तरह से इसके अंदर ये स्ट्रक्चर होता है। 200 से 300 तक हमारे लोब्यूल्स होते हैं, और फिर इसके अंदर ये जो है ना लूप्स टाइप पाए जाते हैं। ये देख लो, ये जो है ना लूप्स टाइप पाए जाते हैं, और ये हमारे कहलाते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। लिखा है कहीं पर, ये हमारे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं इसी के अंदर ही। और इन्हीं ट्यूब्यूल से जो है हमारा यहीं पर ही हमारा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन भी सिक्रीट होता है। और ये ट्यूब्यूल्स मिलकर, ये देखो ये कितने सारे ट्यूब्यूल्स हैं, ये सब मिलके एक फिर ट्यूब बना देते हैं। ठीक है, तो ये हमारे टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं, सेमिनिफेर ट्यूब्यूल्स होते हैं। ये सारे मिलके जो है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर ही हमारे स्पर्म्स बनते हैं, और यहीं पर हमारा जो सेल्स होते हैं, लेडिंग सेल्स, जो कि हमारे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को सिक्रीट भी करते हैं। तो यहाँ पर जो हमारे आप देखोगे कि यहाँ पर है रेटी टेस्टिस, ये सब इनको जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स को मिलके बनी है, रेटेड जो है टेस्टिस होती है। वास एफ्रेंशिया इस पिक्चर में दिखाया है। तो ये जो रेटेड टेस्टिस बन के हमारे वास्ट एफ्रेंशिया में बनती है, वास्ट एफ्रेंशिया जाके हमारे एपिडिडाइमस, ये जो है ना ये काउड एपिडिडाइमस, ये इसमें बन जाती है। तो यहाँ पे रेटी से ये हमारे वास वाले बने, और फिर उसके बाद हमारे एपिडिडाइमस बन गए, और ये हमारे आगे जाके जो है इसमें यहाँ पर हमारी जो स्पर्म्स की डेवलपमेंट होती है, तो यहाँ पर हमारे स्पर्म्स जो होते हैं स्टोर भी होना शुरू हो जाते हैं, एपिडिडाइमस में बनते रहते हैं और यहाँ पर स्टोर होते रहते हैं, क्योंकि इनको बनने में जो है यहाँ पर आने में 3 हफ्ते लग जाते हैं। अब हमारे जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से जो आके हमारे स्पर्म्स बने, वो हमारा है वास डिफरेंस। ये यहाँ से हमारे बाहर निकले एपिडिडाइमस से, यहाँ पे वो जो कॉन्वोल्यूटेड थी, ये हमारे आ गए वास डिफरेंस। वास डिफरेंस हमारे यूट्रस के यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर से होती हुई आती है। ये 1 मिनट, चार्जर ऊपर है, बेड पे देख लेना एकदम। मुझे टैबलेट चार्ज करना था। तो वास डिफरेंस है ये हमारे, देखो जो ब्लैडर के ऊपर से घूमती हुई आती है ना। और फिर वहां पर हमारा सेमिनल वेसिकल होता है, यहाँ पे भी हमारी जो मिलती है, यहाँ पर सेमिनिकल वेसिकल भी एक पाउच होता है, जो कि हमारे यहाँ पर अपने इसमें भी इसके कुछ सीक्रेशंस जो होती है उसको करता है, उस पाउच जो होता है। और ये जब कॉन्ट्रैक्ट होता है, ये जब कॉन्ट्रैक्ट करता है, जब इजैकुलेशन, जब हमें सीमेन को बाहर भेजना होता है, तो ये प्रेशर क्रिएट करता है, और जो हमारा स्टोर जो यहाँ पे सेमिनल फ्लूइड होता है वो बाहर निकलता है। ठीक है ना, यहाँ पे इसका जो लिक्विड भी साथ में मिलता है। और उसके बाद है इजैकुलेटरी डक्ट, ये देख रहे हो इजैकुलेटरी डक्ट, जो हमारे सेमिनल वेसिकल और वास डिफरेंस से मिलके यहाँ पे ये जो इजैकुलेटरी डक्ट है, ये हमारे मिल गई है अब यहाँ पर, कहाँ पर, यूरेथ्रा में। तो ये जब यहाँ पर प्रेशर करता है, यहाँ पर ये सीमेन को बाहर निकाल देता है। ठीक है ना, यहाँ पर ही हमारा अपना एक प्रोस्टेट ग्लैंड होता है, जो कि अपनी सीक्रेशन को यूरेथ्रा में भी मिला देता है। प्रोस्टेट ग्लैंड की जो सीक्रेशन होती है वो हमारे स्पर्म्स की न्यूट्रिशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, उनकी मोटिलिटी के लिए बहुत, उनको वो न्यूट्रिशन भी देता है। ठीक है ना, और ये 30% हमारे सीमेन बनाने में वहां पे भी मदद करता है। फिर हमारे यहाँ से जो सीक्रेशन होती है यूरेथ्रा में निकल जाती है, और जब जरूरत होती है तो ये बाहर हमारे मेल गमीट्स जो होते हैं, स्पर्मेटोजोआ को जो है ये हमारे बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, तो कांटेक्ट में जो इंटरकोर्स में हमारे दोनों को जो है मिल जाते हैं। तो सेमिनल वेसिकल का जो सिक्रेशन होता है वो किस चीज का बना होता है, वो म्यूकस होता है, फ्रुक्टोज होता है, और उसमें एक हमारा हार्मोन कह सकते हो प्रोस्टाग्लैंडिन होता है, जो कि हमारे मदद करता है। ठीक है ना, तो फ्रुक्टोज एक शुगर है जो कि स्पर्म्स को क्या देता है, एनर्जी देता है, क्योंकि स्पर्म्स हमारे बहुत मोटाइल होते हैं, उन्हें इतना लंबा चौड़ा जो है ना ट्रैवल करके फीमेल बॉडी में भी वजाइना से यूट्रस तक जाने में, फिर फैलोपियन तक जाने में एनर्जी चाहिए। तो स्पर्म को फीमेल बॉडी में क्योंकि ट्रैवल करना है। प्रोस्टाग्लैंडिन मैंने बताया एक हार्मोन होता है, केमिकल होता है, जो कि वजाइना के सर्विक्स के अंदर म्यूकस को पतला करता है। अगर म्यूकस वहां पे पतला नहीं करेगा तो वो आगे जो है बढ़ नहीं पाएंगे,
है ना, उनको हिंड्रेंस आएगी। और जो प्रोस्टेट ग्लैंड के सिक्रीशन जो होते हैं उसमें व्हाइट कलर होता है, और ये भी हमारे जो सिट्रेट और एंटीकोगुलेंट्स होते हैं, तो सिट्रेट भी एनर्जी देता है और एंटीकोगुलेंट्स भी उसकी जो केमिकल्स अंदर वहां पे जो चिपचिपाहट होती है उनको भी ये पतला करते हैं ताकि वो अच्छे से ट्रेवल कर जाए। फिर हमारे कूपर्स ग्लैंड होते हैं, यहाँ पर एक छोटा सा ये कूपर्स ग्लैंड है, इसको बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड भी बोलते हैं। यहाँ पर ये जो क्या करता है कि जो हमारा यूरिन होता है, क्योंकि हल्का सा हमारा यूरिन क्या होता है, एसिडिक होता है, हमने जब पढ़ा था ना किडनी वाले उसमें, तो ये एसिडिक क्या होता है, स्पर्म्स को तो मार देगा, है ना, तो उसके लिए यहाँ पर ये उसको हल्का सा जो है हमारे एल्कलाइन बना देता है, ताकि जो हमारा सीमेन है वो अल्कलाइन मीडियम का रहे और उसको कोई भी फिर जो है डिस्ट्रॉय ना करे। और इवन वेजाइना में भी जो, क्योंकि हमारा एसिडिक मीडियम वहां पर स्लाइटली रहता है एंटीबैक्टीरियल के लिए, तो उसको भी ये कंट्रोल कर सके, ठीक है ना। तो ये हमारे मेन आज रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में हमने बात करी। अभी किसी का कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। ये ब्लड ग्रुप के ऊपर की बात होती है कि हमारे जो ए और बी ब्लड ग्रुप जो हमारा होता है ना, तो उसकी बात होती है कि एंटीजन ए बी में कौन सा होता है, ए और बी होता है, तो उनमें एंटीबॉडीज किसी भी प्रकार के नहीं होते, तो ये किसी का भी ब्लड जो होते हैं ये ले सकते हैं, पर ये देंगे किसको, ए बी को ही देंगे, क्योंकि इनके अंदर सिर्फ एंटीजन ए बी का ही है। ए वालों में ए होता है, एंटीबॉडीज बी के होते, तो ये बी वालों को जो है खाली बी वालों को नहीं देंगे, ठीक है ना। तो लेंगे किससे, ये ए और ओ वालों से। दे किसको सकते हैं, ए और ए बी, क्योंकि ए बी में भी है, लेकिन ये बी वालों को जो है नहीं वो करेंगे। उसके बाद बी वालों में वही है, थोड़ा सा ऐसे वो है कि इसमें एंटीजन बी वाले ही, एंटीबॉडीज ए वाले हैं, तो जो खाली ए ग्रुप वालों को ये मैच नहीं करेगा। ओ वाले जो है उनमें कुछ है ही नहीं एंटीजन जो है, तो एंटीबॉडीज ए बी हैं, तो ये किसी का भी जो है ब्लड ये किसी को भी दे सकते हैं, लेकिन लेंगे सिर्फ ये किसका, ओ का, ठीक है, जैसे कि ये है। और नेगेटिव और पॉजिटिव का भी इसमें होता है, अगर नेगेटिव वाला नेगेटिव वाले को ही देगा, ठीक है ना, नेगेटिव वाला जो है इसको दे सकता है, पॉजिटिव को भी दे सकता है, लेकिन पॉजिटिव वाला जो है वो नेगेटिव को नहीं देगा। नेगेटिव जो ये जो है पॉजिटिव वाला नेगेटिव वाले को नहीं देगा। तो ये सारे हमें ये भी देखना होता है, यूनिवर्सल डोनर कौन सा है हमारा, जो सबको दे सकता है वो है ओ, और लेने वाला कौन सा आता है, ए बी। तो हमारा यूनिवर्सल रिसिपिएंट जो है वो है ए बी, और यूनिवर्सल डोनर जो है वो है हमारा ओ। तो यहाँ पे आरबीसी के यही दिखाए, ए बी और ओ, इसमें हमारे जो एंटीजन दिखाए हैं दोनों में अलग है, ए में अलग है, बी में अलग है, ए बी में अलग है, और ओ में कोई है ही नहीं, है ना। तो उसी हिसाब से जो है ये रिसीव भी कर सकते हैं। तो वही दोबारा से ही पिक्चर में है। तो अगर ए बी पेरेंट्स है तो किसी भी ग्रुप का उनका बच्चा बन जाएगा। अगर पेरेंट एक ए बी है और कोई दूसरा है तो उनके सभी बन जाएंगे, पर ओ नहीं बनेगा। अगर एक पेरेंट ओ है कोई और दूसरा कोई भी है तो उनका ओ या किसी उसके भी हम उनका जो है बच्चे जो बन सकते हैं। ओ और ए बी वाले का ए बनेगा या बी बनेगा, ठीक है ना। और अगर सेम सेम हो तो ओ भी बन सकता है और सेम सेम भी बन सकता है। तो ये आज हमारा रिप्रोडक्शन के ऊपर की बात रही है। अभी कोई किसी के प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। मैम अगर कोई पॉजिटिव है, पेरेंट्स में अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है तो फिर कौन सा पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव, अगर ओ मदर नेगेटिव के है और ओ मदर पॉजिटिव की है